हेलो विद्यार्थियों, हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू किया था। 12th का जो अपना चैप्टर है इसको हम लोगों ने शुरू किया था और पिछले क्लास में हम लोग बेसिक बात किए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, खैर विद्युत क्षेत्र तो हम लोग पहले से भी पढ़े, चुंबकीय क्षेत्र का एक तरह से इंट्रोडक्शन हुआ था। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखा था और साथ में आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला देखा था जो था QVB sin थीटा। ये एक फॉर्मूला था, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर कुछ वेलोसिटी के साथ किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर फेंका जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स था उस फोर्स को हम लोग इस वाले फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपना कहानी था, पिछले क्लास का कहानी था। इसमें ये क्या था, चार्ज, ये क्या था तो वेलोसिटी, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये सिंबल होता है B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, और ये एंगल था। अगर हम कुछ एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एंगल पर वेलोसिटी को अगर रखते हैं तो वो एंगल यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए। ये हमारा फोर्स का ये फॉर्मूला आया था। इसके बाद एक और फार्मूला फोर्स का था, याद कीजिए, लॉरेंज का फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स में क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यानी QVB sin थीटा। ये जो था ये बराबर दोनों जो था, ये दोनों को एडिशन में जब हम लाते थे तो वही हमारा जो आया था ये क्या कहलाया था, लॉरेंज फोर्स कहलाया था। सामान्य तरीका से हम जोड़ते हैं, इसमें कोई वेक्टोरियल लॉ वगैरह नहीं लगाते हैं, यानी दोनों के कम्बिनेशन को सीधे तौर पे, यानी मैग्नीट्यूड का जो कम्बिनेशन होगा उसको बोला जाता है। इसमें से हम लोगों ने इसको कॉमन कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं, ये तो बाहर है, इसको हम लोग V क्रॉस B वेक्टर बोल सकते हैं। ऐसा करके हम लोगों ने पिछले क्लास में फॉर्मूला देखा था। साथ में मैग्नेटिक फील्ड का SI मात्रक क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, ये तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने विशेष चर्चा किया था। और इसमें रह गया था कि हम लोगों ने कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं किया था, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम इस फार्मूला का एक और छोटा सा रूप देख लेते हैं, कैसे हम प्रयोग करते हैं। ये तमाम चीज़ें जब इसको हम देख लेंगे तो फिर हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल करवाएंगे। और आज का जो क्लास होगा थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग साइक्लोट्रॉन जो होता है उस पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो साइक्लोट्रॉन जो होगा बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे। उस पर एक्चुअली में क्या है कि 5 नंबर का क्वेश्चन उस पर आता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन सीधे पूछ देता है कि बताइए साइक्लोट्रॉन क्या है, उसका पूरा संरचना का व्याख्या कीजिए, सिद्धांतों का ये सब चीज़ का व्याख्या कीजिए, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आज का क्लास जो होगा उसी पर होगा, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य से उसका नोट्स भी बनाइएगा और बढ़िया से सीखिएगा भी, ताकि वो आपके दिमाग में रहे, हमेशा के लिए याद रहे, तो परीक्षा में वो आपको सहयोग करेगा। आज का कहानी है कि चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो क्या घटना घटने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पर जब हम फेंकते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसका हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, इसको फेंका गया, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, V वेलोसिटी के साथ क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इसको फेंक दिए। मान लेते हैं इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा उस फोर्स के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, QVB sin थीटा, यही होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फेंके हैं, इसीलिए यहाँ पर चूंकि थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। तो जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स बराबर QVB और यहाँ से हो जाएगा sin 0 डिग्री। तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिस पार्टिकल को, जिस चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री के एंगल पर फेंके हैं, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में किसी भी प्रकार का बल आरोपित नहीं होगा। यहाँ पर फोर्स कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो आपको यही बात जो हम आपको अभी समझाए हैं, यही बात जो होगा अलग तरीका से थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या किसी चार्ज पार्टिकल को, आप ऐसे समझिएगा, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री के एंगल पर फेंका जाए, यानी कि उसको हम सीधा इस तरह से इसी के डायरेक्शन में अगर फेंक दें
तो उस केस में इसके ऊपर लगने वाला बल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं ना, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होता है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसमें जो है वो प्रभावित नहीं करता है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जब हम इसको फेंक दिए तो फेंकने के बाद क्या है कि इसके ऊपर लगने वाला बल जो दिखाया अभी 0 दिखाया है। इसका मतलब आपसे बोले कि इलेक्ट्रॉन किधर विचलित होगा, तो बिना विचलित हुए वो उसी के डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब सीधा है कि अगर हमको ऐसा करके क्वेश्चन दे रहा होता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो लहजा में हम बताएं इसी लहजा में आपसे क्वेश्चन पूछे। उसका भाषा बदल सकता है, वो भाषाई के तौर पे लिख देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये बात आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अब रहा बात कि इसी के अंदर अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन को या किसी और चार्ज पार्टिकल को इसके उल्टा डायरेक्शन में फेंक दें, ठीक है। तो उल्टा डायरेक्शन कहने का मतलब ये होता है व्हेन थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री कर दें तो उस केस में भी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्यू भी बी और यहाँ से हो जाएगा साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 180 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो है 180 डिग्री पर फेंका गया जो चार्ज पार्टिकल होगा इसके ऊपर भी किसी भी प्रकार का बल आरोपित नहीं होगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल जिस रास्ता से चल रहा है उसी रास्ता पर कंटिन्यू मोशन करते रहेगा, वो विचलित नहीं होगा अपने पोजीशन से। ये इसका कहने का अर्थ है। तो कहने का मतलब सीधा है कि जब चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री या 180 डिग्री पर फेंकिएगा तो चार्ज पार्टिकल जो होगा चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित किए अपने मूल पथ पर गतिशील रहेगा, चलते रहेगा, लगातार वो चलते रहेगा। तो ये पहला जो पॉइंट बताए उसका ये मूल मतलब है। दूसरा बात आपको इसी में हम बता दे रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमको बोले कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना दिया और आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए एंगल का, यानी कि अब 0 डिग्री या 180 डिग्री पर नहीं फेंकिए, अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में हम चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंकते हैं तो देखेंगे कि क्या होगा। देखिए एक्चुअली में ये दूसरा पॉइंट जो होगा व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको हम कर देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको बता दे रहे हैं। ये अपना एक एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है। हम मान लेते हैं कि इनवर्ड यानी अंदर के डायरेक्शन में, ठीक है, अंदर के दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मान लेते हैं हम कि अंदर के दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर या बाहर कोई भी दिशा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये अंदर है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकें तो क्या 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री पर है। तो अब जब चार्ज पार्टिकल को यानी कि इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को जब फेंका गया तो पता चला ये चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री पर था ना तो ये इस तरह से सर्कुलेट होना शुरू हो गया। मतलब ये चार्ज पार्टिकल आर पार नहीं निकलता है इस चुंबकीय क्षेत्र से। बात समझ रहे हो ना। ये क्या किया, इसके चारों ओर सर्कुलेट करना शुरू कर गया। मतलब सीधा है कि आप ऐसे भी ज़रा सोच कर देखिए, हम लोगों ने जो एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था और एक लेफ्ट हैंड का ये रूल जो पढ़ा था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, उस नियम के हिसाब से अगर देखिए तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर के डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब इधर जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो फोर्स ऊपर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल ऊपर चलना शुरू कर गया। तो चार्ज पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो आप देखो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगा तब चार्ज पार्टिकल इधर घूम जाएगा। अब फिर देखो चार्ज पार्टिकल जब इधर चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना, आप समझ रहे हो ना, ऐसे। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उधर है, वेलोसिटी इधर है और फोर्स नीचे, तो फिर नीचे आ गया। मतलब सीधा कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस पर लगाइएगा, आप लोग अप्लाई करके देखिएगा इसको, जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा तो हर पोजीशन पर उसको क्या होगा, फोर्स जो होगा हमेशा उसके चारों ओर घुमाते रहेगा। जैसे अभी आप देख लो, अगर हम इस तरह से बात करें, इस तरह से, तो आप देख लीजिए, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो ऊपर की ओर फोर्स ऊपर ले गया। तो जब ऊपर चल रहा होता है तो आप ऐसे देखोगे,
ऐसे देखोगे तो यानी ये वेलोसिटी, ये तो आपका अंदर की ओर जो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और ये फोर्स मतलब इधर खींच के ले गया। फिर इधर से देखोगे तो नीचे दिखाएगा, मतलब ये कॉन्टिन्यू क्या करेगा, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज करते रहेगा। इसी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कहीं जा नहीं पाता है, बल्कि एक छोटा सा, जितना वेलोसिटी आप दिए हो उसी के रेंज में एक छोटा सा रेडियस लेगा। जो भी रेडियस वो ले, वो डिपेंड करता है कि हम क्या वेलोसिटी, क्या चीज़ उसमें दे रहे हैं, है ना, चार्ज का मास वगैरह क्या है, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। हालांकि मास पर डिपेंड नहीं करेगा, हम देख लेते हैं अभी कि डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल इसके चारों ओर क्या होगा, सर्कुलेट करेगा, ये बात फिक्स हो चुका है। समझ गए? तो चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में जो वेव नेचर आ गया, तो उसके कारण आपसे पूछ देगा कि बताइए इसका आवर्तकाल कितना होगा, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा। अगर चार्ज का वैल्यू दे रखा है, बाकी जितना भी इन्फॉर्मेशन है अगर दे रखा है, तो फिर आपसे पूछ देगा कि चार्ज का आवृत्ति क्या होगा, क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहा है तो आवृत्ति भी इसके अंदर होगा, कितना होगा आवृत्ति, ये वेलोसिटी क्या होगा, ये सब चीज़ अगर आपसे पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हो। कैसे? तो आपको याद होगा, दुनिया में कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है, वृत्तीय गति करना है, मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो m है, इलेक्ट्रॉन है तो मास, चलो मास मान लेते हैं, इसको चार्ज को हम क्यों मान लेते हैं, जनरल चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं मानते हैं, ठीक है, ताकि आप कोई भी चीज़ दिया रहे उसका आप इस्तेमाल कर सको। मान लीजिए इसका मास m है, इसका चार्ज q है ना, और इसको हम लोगों ने v वेलोसिटी के साथ दिया, इसको सर्कुलेट करवा रहे हैं। तो आपको पता है, चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रन बल, अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्रन बल, ये आवश्यक है। तो ये बल कौन देगा? ये बल देगा चुंबकीय बल, क्योंकि इसके अंदर जब फेंक रहे हो तो चुंबकीय बल लग रहा है ना, यही चुंबकीय बल तो इसको अभिकेंद्रन बल दे रहा है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किस फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, इस बल के बराबर हो जाएगा ये। तो आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला mv²/r। जो भी रेडियस होगा, हम मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो r ले लिया, ठीक है, ये रेडियस के ये बराबर mv²/r, ये अभिकेंद्रन बल का फॉर्मूला होता है ना। अब चूंकि इसको मैग्नेटिक फोर्स मिला है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप याद कीजिए, मैग्नेटिक फोर्स बराबर QVB और साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री बोल दे, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री रख रखे हैं। तो 90 डिग्री पर जब हम इसको घुमा रहे हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री लेना पड़ेगा। आप गौर से देखिए, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी खत्म, तो यहाँ से हमारा जो आया mv/r = QB। साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से बताइए वेलोसिटी कितना आएगा, ये उधर गया तो ये हो जाएगा QBr और बट्टा m। m मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, यही ना होगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, और हम वेलोसिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इस वेलोसिटी का फॉर्मूला तभी आप इस्तेमाल कीजिएगा जब हम 90 डिग्री के एंगल पर किसी चार्ज को फेंके और वो चार्ज पार्टिकल जो होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, हमें याद रखना चाहिए। देखिए, ये काम जो होता है साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है उसमें भी होता है, तो इसीलिए वहाँ भी आपको इसी तरह का फार्मूला देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा अभी ध्यान में रखो, तो फिर बाद में साइक्लोट्रॉन वाला में ज़्यादा आसान हो जाएगा, वहाँ पर कवर हो जाएगा जल्दी। तो ये वाला पॉइंट तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया और आप इसको याद रख सकते। अब लेकिन सिर्फ वेलोसिटी नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, भी जो है वो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल उसको बोल दो, ठीक है। इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल या स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल बोल दें। आप चाहो तो बगल में कॉपी रखो और कॉपी में जो है अपना वीडियो को रोक करके लिख लेना ये बात, ठीक है ना। इसका पूरा नोट्स आप बनाइएगा, और ताकि लास्ट में जाकर के तैयारी करने में सुविधा हो। तो समझो इसको, भी का मतलब लिख लेना
स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण का चाल, Q का मतलब चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी कि आवेशित कण का आवेश, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, R का मतलब रेडियस ऑफ पाथ सर्कुलर पाथ, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय पथ का त्रिज्या, और M का मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी कि द्रव्यमान, आवेशित कण का द्रव्यमान। तो आप इसका पूरा जो है अपना लिख लेना। अब आओ आगे, देखो हमारा स्पीड तो आ गया, लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका आवर्तकाल कितना होगा, है ना। आवर्तकाल अगर हमसे पूछ दे तो हम क्या जवाब देंगे। तो ऐसे भी आप एक चीज याद रखो, फॉर टाइम पीरियड, आवर्तकाल के लिए देखिए आप ऐसा भी जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, बेसिक बात जो है। लेकिन जब एक सर्कल जो पूरा होता है तो एक सर्कल पूरा करने में जो लगा समय है इसी को तो हम आवर्तकाल बोलते हैं, इसी को तो हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक सर्कल पूरा करने के लिए जो वेलोसिटी का इस्तेमाल किया गया था वो वेलोसिटी था Q V बट्टा M, या ऐसे बोल दीजिए QBV/M, यही था ना वेलोसिटी बराबर। और एक चक्कर जब पूरा करो तो इसका रेडियस था R, तो एक चक्कर का जो दूरी होगा कितना होगा 2πr, और यहाँ से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T। तो हमको चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड अगर हमें चाहिए तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी के जगह पर R था ना, यहाँ पर R था, रेडियस जो आया था वो था हमारा, ठीक है। तो अपना यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, उसको R कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये रेडियस और ये रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T बराबर ये उधर चला जाएगा 2πm/QB। ये क्या चीज़ आया, तो ये टाइम पीरियड आया। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। आवर्तकाल जो चक्कर लगा रहा है उसका ये आवर्तकाल का फॉर्मूला हो गया। आप गौर से देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को फेंका जाए और वो वृत्तीय रास्ता पर जब सर्कुलेट करता है तो उस आवेशित कण का जो आवर्तकाल है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आवेशित कण के द्रव्यमान पर, आवेशित कण के आवेश पर, आवेशित कण के जिस चुंबकीय क्षेत्र में फेंका गया है उस चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा पे। तो सीधा तौर पर आप समझ लो, हमारा यहाँ पर वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको जितना मर्जी हो उतना मर्जी वेलोसिटी से आप फेंक दो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवर्तकाल जो होगा वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। अगर आपसे प्रश्न बोले कि बताइए अगर हम वेग बढ़ा दें तो वेग बढ़ा दे तो बताइए वृत्तीय रास्ता पर चलने वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो कुछ नहीं, परिवर्तित ही नहीं होगा। वेग बढ़ा देने के बाद परिवर्तित ही नहीं होगा, बदलेगा किससे, तो चार्ज के द्रव्यमान से, चार्ज के और चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा से, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना कि इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होगा वो रेडियस को प्रभावित करेगा, यानी कि वेलोसिटी अगर आप बढ़ाइएगा तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, समझ गया ना। लेकिन उसका आवर्तकाल जो होता है वो वही रहेगा, आवर्तकाल में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एक तो ये रहा। लेकिन अगर हमको यहाँ से फिर पूछ दे फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के लिए अगर हमारे पास क्वेश्चन हो आवृत्ति निकालने का, तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे। वैसे भी आप जानते हो आवृत्ति को हम न्यू से डिनोट करते हैं, और आवृत्ति जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है। तो जस्ट पलट जाएगा ये वैल्यू, तो 1/ ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर 2πm/QB। तो इस हिसाब से यहाँ से न्यू का जो वैल्यू आएगा QB/2πm, ये आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर ऐसा ही मात्रक वगैरह का जब चर्चा होगा तो ध्यान रखना हमारा आवृत्ति का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ज होता है, वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसमें बदलाव नहीं करते हैं। और आवर्तकाल का जो यूनिट होगा वो सेकेंड ही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब सीधा है, आप समझिए इस तरह से
कि हम लोग जो काम करते हैं तो ये एक्चुअली में वेव के तरह आ गया, वेव की तरह काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से हम लोगों को इसमें भी आवर्तकाल आवृत्ति निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यूनिट जो होगा वो यूनिट चेंज नहीं होता है। यूनिट आप याद रखिएगा, टाइम का, टाइम पीरियड का जो होता है सेकंड होता है, और आवृत्ति का क्या होता है, हर्ज होता है। तो ये हमारा जो है बेसिक बात है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, जो हम लोग अभी तक बात किए हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चार्ज पार्टिकल को फेंको तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, 0 डिग्री पर फेंको तो क्या होगा, 90 डिग्री पर फेंको तो देखिए ये क्या क्या आ गया है। ये तमाम चीज़ें जो है फॉर्मूला वगैरह जो भी है ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए और याद रहना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रहा बात कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे या क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक छोटा सा सिंबल आपको सिंबॉलिक रूप में जो है क्वेश्चन को हम एक दो क्वेश्चन, चूँकि जितना फार्मूला पर है वो इस पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने आना भी चाहिए। अगर बनाने नहीं आया तो फिर समस्या खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर अभी फोर्स करना है ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा सही रहेगा मार्क्स उतना ही अच्छा आने का संभावना रहेगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा फोर्स करना है हम लोगों को। चलिए आते हैं आगे, समझिए बात को। एक दो क्वेश्चन हम पहले आपको करवा दें, फिर साइक्लोट्रॉन पे आते हैं। साइक्लोट्रॉन आज का मेन टॉपिक है अपना, और उसके बारे में एकदम बढ़िया से देखना है, बढ़िया से सीखना है, एक एक पॉइंट उसका कवर करना है, और आज तो उसको एकदम हर हाल में ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो वो 5 नंबर फिक्स है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का है। चलिए पहले तो क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन हम लोग जो पहला जो फॉर्मूला देखे थे फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, तो उस पर जो है आप इजी वे में बना सकते हो। मान लेते, चलो फिर भी हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं। मान लेते हैं कि एक अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज है, लेट अस सपोज यहाँ पर चार्ज है। ये चार्ज को जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री के एंगल पर v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, इतना पर फेंकते हैं, और इसका वैल्यू है 10 के पावर -2 टेस्ला, ऐसे दे रखा है 10 के पावर -2 टेस्ला इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज का वैल्यू मान लेते हैं 1 नैनोकूलम, ठीक है, या मान लो माइक्रोकूलम है, ऐसा चार्ज है। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो आपको याद होगा फोर्स बराबर, इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो फोर्स बराबर जो फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा होता है। तो Q ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो Q का वैल्यू तो आपको पता है 1 माइक्रोकूलम, इसको आप यूनिट चेंज कर लो 10 के पावर -6, ऐसा ही मात्रक में रखना पड़ेगा। वेलोसिटी कितना है तो 5, मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो 10 के पावर -2, और यहाँ से हो जाएगा sin 60 डिग्री। क्लियर है बात। तो sin 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, यहाँ से ये हो जाएगा 5 × 10⁻8 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू हमारे ख्याल से √3/2 होता है। तो अगर आप इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2.5 √3 × 10⁻8 न्यूटन, ये अपना हमारे ख्याल से फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्न को तो इजी वे में बना लेंगे, ये ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म में अगर दिया रहे सारा डाटा तो क्या करेंगे, है ना। वेक्टर फॉर्म में अगर डाटा दिया रहे, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बराबर वेक्टर फॉर्म में अगर दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 2i कैप 3j कैप -k कैप, ऐसा करके दे रखा है। जो चार्ज को हम फेंक रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 1 कूलम का चार्ज है, इसको अगर फेंका गया है 2i कैप -4j कैप, और आपको यहाँ पर दे दिया है -6k कैप, ऐसा करके हमको दे रखा है ना। और अब आपको यहाँ से बोल रहा है ये इतना दे करके, देखो आपको परेशान नहीं होना है कि क्या ये दे दिया है, कुछ परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जो है बढ़िया से इसको हम कवर कर रहे हैं, इसको जो है बढ़िया से हम लोग कवर करेंगे, चूँकि इस पर जो है हमारे ख्याल से आप लोग
11th में पढ़े होगे उसी के अनुसार से बस थोड़ा सा भूल भी गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो वाला चीज़ जो है फिर से आप रिकॉल करो। मान लीजिए हमको ये दे रखा है, ठीक है, ये डाटा दे रखा है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। एक बात बताओ, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो हमारा जो फोर्स होगा तो फोर्स निकालने के लिए तो वेक्टर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फोर्स जो होगा वेक्टर फॉर्म में आएगा। हालांकि मैग्नीट्यूड अगर बोल दिया है तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप अपना लिख लेना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अपने आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमको दे देगा, वेक्टर के फॉर्म में ही देगा शुरू में, बाद में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लाएंगे। तो चूंकि ये 1 कूलम है तो आप इसका वैल्यू जो है वो 1 कूलम रख लो। एक ऐसा ही मात्रा रखना है ही, तो आपको टेंशन लेना है नहीं, है ना, सीधा 1 रख दो। अब यहाँ से वेलोसिटी उठा के रख दो 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, ठीक, क्रॉस। फिर इसका अगर रखोगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब इसी दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने का जो तरीका होता है बड़ा बेहतरीन तरीका था, आपको याद होना चाहिए, वो जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, है ना। हम एक बार आपको रिपीट करवा दे रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर हमको फोर्स वेक्टर चाहिए, वेक्टर के फॉर्म में ही चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ऐसा ये वाला सिंबल, ये डिटर्मिनेंट टाइप का जो सिंबल होता है, हालांकि डिटर्मिनेंट ही इसको बोल दीजिए, इसी मेथड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले यूनिट वेक्टर लिखेंगे, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो इसका लिख दो 2 है, इसके बाद -4 है, फिर उसके बाद -6 है। फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखिए जो भी है आगे में, 2 है, 3 है प्लस में, उसके बाद -1 है, यही ना है। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, बीच वाला को प्लस माइनस प्लस ऐसे करके हम चलते हैं। अब क्या करना है, ये अपने तरफ से हम लगाते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड जो होता है उसमें सॉल्व करने के लिए ये उपयोगी होता है। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए आप जो भी लो, जैसे मान लेते हैं हम ये वाला लिए, ठीक है, आई कैप लिए, आई कैप वाला रो लिए, तो गुना करने का तरीका क्या है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -4 -1 4 हो जाएगा, माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -18। सही ना आएगा, हमारे ख्याल से यही आना चाहिए, -18, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। चलिए उसके बाद आप आइए यहाँ पर, तो इसमें क्या करना, -j लगा देना पहले से, -j क्या पहले से लगा देना। ये वाला लाइन और ये वाला खत्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ। तो पहले इसका होगा ये -2 माइनस, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा तो -6 6 दूना 12 ना, 12 हो जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। फिर प्लस, फिर क्या करना है, अब ये लेना है, यानी के कैप लेना है। तो के कैप लेना है तो फिर क्या करोगे, ये लाइन और ये लाइन खत्म, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा, इसके साथ करो 6 माइनस ऑफ, इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, -8, यही ना आएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो वेक्टर फॉर्म में जो भी फोर्स आएगा, फोर्स आ गया, इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 आई कैप प्लस, सॉरी माइनस है ना, इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, -j कैप। चलो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यानी कि 12, प्लस 12 में से 2 घटाओ तो 10 जाएगा प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा -10j कैप, ठीक है। फिर प्लस, इसमें देखो तो माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14, तो 14k कैप। ये अपना आ गया फोर्स वेक्टर। अगर बोले कि मैग्नीट्यूड कितना होगा तो इन सब को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का तरीका पता है ना, सॉल्व करने का हम यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है फोर्स का, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 22 का स्क्वायर ओवर रूट के अंदर में 10 यानी -10 का स्क्वायर प्लस 4, इसका 14 का इसका स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर दो, मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे निकालते हैं। तो बेसिकली सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम ये सिखाना आपको चाह रहे हैं। तो ऐसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जैसे अभी जस्ट हम बात किए कि अगर मान लीजिए जो टाइम पीरियड वगैरह पर जो अगर क्वेश्चन बोल दिया और उस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और कहा कि निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है।
फॉर्मूला याद रखो, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप अपने किताब में देखिएगा ढेर सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पर आपको मिल जाएगा, जो फॉर्मूला हम बताएं अभी तक, यानी कि आवृत्ति, आवर्तकाल, यहाँ तक जो फॉर्मूला बताएं, ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है वो, बहुत महत्वपूर्ण भाग है ना। चलिए अब हम आज जो है आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। जो अपना टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। पहले आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना, उसके बाद फिर हम इसका टोटल जितना भी बात है सारा चीज़ हम लिखवा देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हम करवा देंगे। आप अपना नोट्स बना लेना अच्छा से और उसको हर हाल में तैयार कर लेना, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा भी आए, बात समझ रहे हो ना। इस बार के लिए यानी कि 2021 के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा अगर आप इसको तैयार रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे अभी तो हम लोगों ने क्या किया, 90 डिग्री पर जो फेंका था चार्ज पार्टिकल को, तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस डिवाइस का निर्माण किया गया। देखिए एक्चुअली इस डिवाइस के निर्माण के पीछे का कारण है, हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना था, माने कि उसका वेलोसिटी बढ़ा करके उसको तेज़ी से फेंकना था। तो इतना छोटा चार्ज पार्टिकल होता है कि उसको फेंकने में बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। तो उस चार्ज पार्टिकल को तेज़ी से फेंकने के लिए इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का। और ये जो साइक्लोट्रॉन है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, बहुत कम मास वाला को नहीं, थोड़ा मास होना भी चाहिए उसमें, है ना, ऐसे पार्टिकल को, ऐसे चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दे देता है। आप समझिएगा जैसे कैंसर का इलाज होता है, तो कैंसर के इलाज में बेसिकली जो थेरेपी दिया जाता है ना, रेडिएशन थेरेपी, तो उसमें चार्ज पार्टिकल को ही सर्कुलेट करवा करके उसमें बमबारी किया जाता है, जिससे क्या होगा, कैंसर का जो टिश्यू जो होता है, या उत्तक बोलिए, कोशिका बोलिए, सेल भी, वो जो होगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उस केस में भी साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपको याद होगा हम बोले थे कि 1D ग्राफ जनरेटर का भी उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो 1D ग्राफ जनरेटर का प्रयोग जो होगा साइक्लोट्रॉन के साथ किया जाता है। मतलब साइक्लोट्रॉन को चलाना है तो उसको चलाने के लिए 1D ग्राफ जनरेटर चाहिए। और साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करवा करके वेलोसिटी के साथ फेंकना, ये काम होता है इसका, समझ गए ना। तो उसका इलाज हो जाता है। और ज़्यादा स्पीड में अगर चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं उसको तोड़ करके उसका अध्ययन भी किया जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स को आसानी से और अच्छा से समझा जा सकता है। तो ये साइक्लोट्रॉन का बेसिक महत्व है हमारे जीवन में। और इसके अलावा भी बहुत सारा उपयोग है जो हम आपको बताएंगे, आप अभी उसका टेंशन ना लो। खाली आप इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है, साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, ये तमाम चीज़ आप पहले समझ लो, सीख लो, फिर हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम उसका कहानी जो है कैसे काम करते हैं ये समझा देते हैं, फिर लिखवाने का वारी आएगा तो उसमें हम लिख भी लेंगे। देखिए इसमें 2 डीज होता है, डीज मेटल का बना हुआ होता है, डी शेप का होता है, इसलिए इसका नाम जो पड़ गया वो डीज पड़ गया, है ना, ऐसा टाइप का होता है डीज, 2 डीज होता है ना। तो इसमें करना क्या है आप समझना, इसके मिडिल वाला पोर्शन में एक चार्ज पार्टिकल होता है। मान लेते हैं कोई भी एक चार्ज पार्टिकल क्यू है ना, इसको फेंकेंगे, अभी इसको वैसे ही रहने दो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को। 2 डीज होता है, ये मेटल का बना होता है। इन दोनों डीज के बीच में, माने दोनों डीज का जो होता है पार्ट, ये दोनों डीज जो होता है, ये दोनों डीज जो होता है, इसके ऊपर तथा नीचे मैग्नेटिक पोल होता है, चुंबकीय ध्रुव होता है। तो मान लीजिए ऊपर में हम लोगों ने रख दिया नॉर्थ पोल, नीचे तो रखना पड़ेगा साउथ पोल। तो एक उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इस डीज को रखा जाता है। क्लियर है बात। डीज मतलब मेटल का बना हुआ ये डी शेप का जो आकृति है, इसी को डीज बोला जाता है। थोड़ा सा बीच में हम लोग गैप खाली रखते हैं
और गैप खाली रखने के साथ साथ क्या होता है कि इसके बीच में भी, यहाँ जो आपको दिख रहा होता है इसके बीच में भी गैप होता है। हम दिखा नहीं रहे हैं लेकिन आप मान के चलिएगा कि इसके बीच में जो होता है, ये वाला जो दिख रहा है, इसके बीच में भी सब जगह पे आपको गैप मिलेगा, है ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए बहुत छोटा सा बारीक सा गैप, या चार्ज पार्टिकल को चलने के लिए बहुत बारीक सा गैप चाहिए, ज़्यादा बड़ा गैप की ज़रूरत नहीं होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल जब आप इसको दिए तो इसके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के बीच में आ गया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल आ गया तो चुंबकीय क्षेत्र तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो डीज आपको दिखा दोनों अलग अलग है, इन दोनों डीज को एक ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है। एक ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है। दोलित्र, हम समझा दे रहे हैं कि ये दोलित्र है क्या। देखो दोलित्र एक ऐसा डिवाइस है जो इन दोनों जो डीज आपको दिख रहा होता है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब देखिए जो काम बैटरी करता है ना, वही काम ऑसिलेटर करेगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन फर्क क्या है कि ऑसिलेटर बार बार पोलैरिटी चेंज करेगा। बैटरी में क्या होता है कि जो प्लस है माइनस है, आप जोड़ दिए तो प्लस माइनस एक जैसा रहेगा। लेकिन ऑसिलेटर में क्या होगा कि कुछ देर के अंदर में प्लस रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा। मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो चलता है, ऊपर चला फिर नीचे चला, ऊपर चला, ऐसे टाइप का ये ऑसिलेटर का काम होता है। बात समझ रहे हो ना। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप ऐसा ऑसिलेटर जोड़ते हो तो इन दोनों डीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, माने विभवांतर क्रिएट होगा। और जब विभवांतर क्रिएट होगा तो याद रखना, कैपेसिटर को याद करो, इस कैपेसिटर में एक में प्लस और एक में माइनस अगर आप रखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में बन गया था, जिसका डायरेक्शन किधर था, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। बात समझ रहे हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आएगा, क्योंकि ऑसिलेटर दिया है, ऑसिलेटर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर होगा। लेकिन ये ऑसिलेटर क्या होता है कि पहले कुछ देर तक मान लीजिए कि इसको जो है प्लस में रखा, इसको माइनस में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। कुछ ही देर के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। फिर कुछ देर के बाद ये प्रक्रिया रिवर्स में माने इधर उधर प्लस माइनस करके जो होता है, ये प्रक्रिया जो होता है वो चलते रहता है। अब ये जो प्रक्रिया चलता है, इसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हम ज़्यादा एक्सेलरेशन दे सकते हैं, और ये प्रक्रिया चलता है साइक्लोट्रॉन में। बात समझ रहे हो, साइक्लोट्रॉन में यही प्रक्रिया चलता है। क्या चलता है तो आप समझिए, अब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं झंझट, एकदम बढ़िया से आसानी से आप इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि नोट्स जो आपको रहे, वो नोट्स इस चीज़ का जो बनाइएगा, वो हम तो चाहते हैं कि आपको बना करके ही हम दे दें, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात? कैसे, तो समझिए। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन कैसे बदलेगा वो तो आपको समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, तो चार्ज पार्टिकल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे हो और साथ में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा बीच में ही, अंदर नहीं। बात समझ रहे हो ना, अंदर नहीं काम करेगा। जब भी काम करेगा तो सिर्फ बीच में काम करेगा। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को आप फ्री छोड़ोगे तो एक जो हो गया, मान लो ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस आ गया। अब क्या होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये चार्ज क्या होगा, उधर की ओर भागना शुरू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा तो आप समझिए, इधर से भागा, अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। लेकिन जो वेलोसिटी धक्का देने पर मिल गया उसको, वेलोसिटी तो उसके पास रहेगा। तो अब उसी वेलोसिटी से ये पहुंच गया किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गया तो आप याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड ये चल रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे नीचे की ओर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल हो गया तो क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा तो ठीक, लेकिन ऐसे घुमा देगा इसको। चार्ज को क्या किया, घुमा दिया। अब घुमा दिया तो स्पीड तो है ही इसके पास, स्पीड है,
के कहाँ चला जाएगा, इस बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो इसके बीच में जैसे ही चार्ज पार्टिकल आ गया, ठीक उसी समय ऑसिलेटर अपना पोलैरिटी चेंज कर लिया, यानी कि ये प्लस कर लेगा और ये माइनस हो जाएगा। माने इसका अरेंजमेंट ही ऐसा किया जाता है कि जैसे ही घूम के यहाँ पर आया उतना ही देर के अंदर में ऑसिलेटर अपना पोलैरिटी चेंज कर लेगा। मतलब इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब जब ये प्लस और ये माइनस हो गया तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अब इधर हो गया। अब चार्ज पार्टिकल बाहर आया, तो बाहर जब चार्ज पार्टिकल आया तो पहले से कुछ वेलोसिटी लेकर के आया था, अब बाहर से इलेक्ट्रिक फोर्स और एक धक्का मार दिया, तो और एक धक्का मार दिया तो ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ गया ना। तो वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो बड़ा रेडियस पर आ जाएगा, बड़ा रेडियस पर आ जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही क्यों फिर बड़ा रेडियस पर क्यों आया समझ में आया, क्योंकि जैसे ही चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा, क्योंकि बाहर से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अब फिर ये अंदर जाएगा, तो अंदर गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर खत्म। अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसके ऊपर बल लगाएगा, बल लगाएगा तो ये वृत्तीय रास्ता चलेगा, और वृत्तीय रास्ता चलना चाहेगा, जैसे ही फिर बाहर निकलेगा फिर इसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा फिर से अप्लाई हो जाएगा। तो फिर से जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो इसका रास्ता और बढ़ जाएगा, इसका जो रेडियस होगा और बढ़ जाएगा। ये प्रक्रिया जो है बराबर चलते रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब फिर ये बाहर आएगा तो ऐसे, इससे क्या होगा कि ऐसे घूमते 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 एक बार बाहर निकाल दो, तो अंतिम में क्या होगा, कोई एक रास्ता देना होगा, इस रास्ता से इसको आप बाहर निकाल दीजिए। ये जो आप देख रहे हो लास्ट में जो चार्ज पार्टिकल जो बाहर निकलेगा उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और उसी वेलोसिटी के साथ जब हम किसी सेल को या किसी छोटे छोटे परमाणुओं को अगर अध्ययन करना चाहते हैं या कोशिका को हम समाप्त करना चाहते हैं, तो उस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये हम उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, माने उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उस केस में। बात समझ रहे हो ना। तो ये साइक्लोट्रॉन का ये पूरा कहानी है। साइक्लोट्रॉन को भी फिर उसी तरह से हम लोग बांटेंगे। फिर हम वही बात कर रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन है क्या, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है। इसका खोज किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे लॉरेंस नामक एक वैज्ञानिक, उन्होंने इसका खोज किया था। तो ये उसके इंट्रोडक्शन में आपको लिख देना है, यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो, फिर इसको कितना भाग में, 5 भाग में बांटना है। ठीक है, फिर से आपको हम समझा दें, इसका कहानी तो आप समझ गए हो। साइक्लोट्रॉन जो होगा उसको हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। पहले इंट्रोडक्शन की, साइक्लोट्रॉन है क्या आपको हम समझा दे रहे हैं, आपको नोट्स हम दे ही देंगे, इसका जो है फोटो हम आपको खींच करके आपको हम दे देंगे। ठीक है, पहली बात साइक्लोट्रॉन है क्या, आपको ये डिफाइन करना है। फिर दूसरी बात, साइक्लोट्रॉन है क्या, तो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो चार्ज पार्टिकल को त्वरण देता है या त्वरित करवाता है, यानी कि ज़्यादा वेग से फेंकने का काम करता है। ये एक साइक्लोट्रॉन का काम है। साइक्लोट्रॉन का खोज लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये हो गया। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमको ये भी जानना चाहिए, इसका प्रिंसिपल क्या है। दूसरा यानी सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो साइक्लोट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वृत्तीय रास्ता पर चलता है और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ज़्यादा वेलोसिटी प्राप्त करता है, जिसके कारण उसका रेडियस बढ़ता है। क्लियर है बात। और अब तीसरा पोजीशन पर आइए, तीसरा होता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसका एक दो मेटालिक डीज होता है जिसके बीच में गैप हम लोग देते हैं, इसके बीच में हम लोग आवेश का सोर्स रखते हैं, और इस पूरे डीज को जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हम लोग रखते हैं। बात समझ रहे हो ना, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा, तो काम करने का तरीका यही है जो आपको हम अभी बताएं कि ये सर्कुलेट करते रहता है। क्लियर है। और इसका उपयोग फिर उसके बाद हम लोग को, चलो हम इसका पूरा जो है एक एक चीज़ हम लिख करके समझा भी देते हैं। ठीक है, नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम समझा ही देते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन को 5 भाग में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले 2 भाग को समझ लो और फिर इसका हिंदी भी लिखवा देते हैं अभी, और फिर हम अगले भाग पे आएंगे। देखिए 5 भाग में बांटना है, एकदम लिखना भी है, तो 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 भाग में बांटना है, थोड़ा तरीका से लिखना है ताकि आपको पूरा मार्क्स मिले। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, मतलब साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन है क्या,
तो साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन देना है कि अ साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज, है ना। इट इज बिल्ट बाय अर्नेस्ट ओर्नाल्डो लॉरेंस, एक वैज्ञानिक का नाम है ये। तो हम इसका हिंदी ये लिखेंगे, आप चाहो तो इसका आप हिंदी लिख लो, क्योंकि इंग्लिश वाला तो लिखा हुआ है, हिंदी वाला आप चाहो तो आप इसका नोट कर लो आप लोग, ठीक है। कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है या एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन या यंत्र है जो आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है, फुल स्टॉप। इसका निर्माण अर्नेस्ट ओर्नाल्डो लॉरेंस ने किया था, अर्नेस्ट ओर्नाल्डो लॉरेंस ने किया था, यह वैज्ञानिक का नाम है। तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद उसका सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पे काम करता है। दो ही चीज तो था, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अ मैग्नेटिक फील्ड कैन फोर्स अ चार्ज पार्टिकल टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल। मतलब सीधा है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर चलने के लिए फोर्स कर सकता है, यानी कि उस पर दबाव दे सकता है, और विद्युतीय क्षेत्र जो होगा उस आवेशित कण को त्वरित करेगा। क्लियर है। तो दो सिद्धांत होता है, इसका सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बारे में आप चाहो तो हिंदी में लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र किसी आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए दबाव डालता है तथा विद्युतीय क्षेत्र उस आवेशित कण को त्वरण प्रदान करता है। क्लियर है बात। तो अब हम आते हैं, दो चीज हो गया, साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन जो होगा इस पर ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद या कंस्ट्रक्शन से पहले फिगर बनाओ, फिर उसके बाद लिखो। फिगर पहले नहीं बना देना है, इतना लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन लिखिए, फिर फिगर बनाइए, तब लिखिए, ठीक है। तो इतना तक आप समझ गए, इतना तक आप नोट कर लेना अपना, ठीक है। हम आते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन पे। तीसरा जो चर्चा करना है हम लोगों को, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें डीज जो होगा, ये डीज इस प्रकार का होगा। थोड़ा अच्छा से आप लोग फिगर अपना बना लेना, हम जो बनाए हैं आप देख लेना, इसी के पैटर्न पर बनाना है, लेकिन थोड़ा ढंग से बनाना, बड़ा छोटा करके ये वाला बनना चाहिए। एक्चुअली में ये इवैक्यूएटेड चैम्बर में ये जो डीज होता है ये रखा हुआ रहता है, इसके बीच में जगह भी खाली रहता है, इसके बीच में जगह कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये तो हम इलेक्ट्रॉन चलने का रास्ता, चार्ज पार्टिकल को चलने का रास्ता आपको बता रहे हैं, और ये बीच में गैप होता है। इस गैप में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऑसिलेटर, और इस पूरे सिस्टम के बीच में हम लोग एक विद्युत चुंबक रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रखते हैं, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसका प्रभाव बाहर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इस डीज के अंदर होता है। क्योंकि बाहर में जो होगा सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा, दोलित्र का, क्योंकि हम लोगों ने इसको जोड़ रखा है। और ये जो पूरा बात आप देख रहे हो, इसी बात को आप इधर लिख दो, तो जो लिख दोगे वो यही चीज़ होगा, जो यहाँ दिखा वही चीज़ वहाँ लिखो। जैसे हम लिखे हैं, द साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 Ds which is in evacuated chamber। साइक्लोट्रॉन जो है जिसमें 2 Ds होता है, और इसको हम लोग एक निर्वातित या निर्वात चैम्बर में रख देते हैं। क्लियर है बात। आप इसका हिंदी में लिखते चलो, साइक्लोट्रॉन में 2 Ds होता है, Ds ही लिखना, Ds ऐसे ही Ds लिखना है, ठीक है। जैसे हम D लिखते हैं ना, तो Ds ऐसे, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में 2 Ds होते हैं जिसे निर्वात के चैम्बर में रखा जाता है, फुल स्टॉप। द डीज आर ओपन अलोंग देयर स्ट्रेट एज। ये जो डीज है ये अपने स्ट्रेट एज, यानी ये जो आपको किनारा दिख रहा है इधर से ये ओपन होता है। ये डीज अपने सीधी किनारे के सापेक्ष ओपन होते हैं, यानी कि खुले होते हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा, दिस चैम्बर इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। अब हमको लिखना है कि इस पूरे चैम्बर को एक
अति शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। अति शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। ये बात आप लिख लो, फुल स्टॉप। फिर आगे, एन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर एस्टैब्लिशेस अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द गैप बिटवीन द डीज। इसके बारे में आप लिख लो कि एक ऑसिलेटर यानी दोलित्र इसको बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक विद्युत दोलित्र को जो हाई फ्रीक्वेंसी का है, एक विद्युत दोलित्र को दोनों डीज के बीच में जोड़ दिया जाता है, जो इन दोनों के बीच में हाई यानी उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर या वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। फुल स्टॉप। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसके वर्किंग पर आते हैं कि इसका क्रियाविधि क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्किंग पर बात करते हैं। वर्किंग काम कैसे करता है? तो सबसे पहले तो सोर्स जो था वो क्या किया था, आयन या चार्ज जो भी बोल दो, वो प्रोड्यूस किया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको कंपेल करेगा डीज के अंदर मूव करने के लिए, याद कीजिए। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड था डीज के अंदर, वो अप्लाई करेगा फोर्स कहाँ पे, तो आयन के ऊपर में, ताकि वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चले। और हम लोग फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से सेट करते हैं कि आधा कंप्लीशन के बाद इसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लगातार त्वरण जो होगा वो मिलते रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो जब हम बड़ा रास्ता पे चले गए तो उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये बराबर होना चाहिए किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, तभी नहीं ये चलेगा वृत्तीय रास्ता पे। तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी और साइन थीटा का मतलब साइन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर है, और ये एम वी स्क्वायर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। तो ये तो हो जाएगा 1, ये एक और एक खत्म हो जाएगा, तो ये क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बट्टा आर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस हो जाएगा एम बी बट्टा क्यू बी। यहाँ पर आपको ये चीज़ फार्मूला जो होगा लिखना चाहिए परीक्षा में, अगर आप लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसी से वेलोसिटी हम चाहते हैं तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी आर बट्टा में एम, ये वेलोसिटी था। ये आपको लिखना चाहिए परीक्षा में, ठीक है। इतना बात आपको लिखना है, इतना जो लिख रहे हो इसको लिखने के बाद ये वाला बात लिखना है। पहले इसका हिंदी कर लो, फिर इसका जितना भी बात लिखना है मैथमेटिकली भी हम बता दे रहे हैं। तो इसका हिंदी लिखिएगा कि स्रोत जो है, स्रोत आयन या आवेश उत्पन्न करता है जिसे बाहरी विद्युत क्षेत्र डीज के अंदर गति करने के लिए दबाव देता है, जिसे बाहर से विद्युतीय क्षेत्र डीज के अंदर गति करने के लिए दबाव देता है। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन डीज अप्लाइड अ फोर्स टू मूव ऑन द आयन इन सर्कुलर पाथ। इसका लिखिएगा हिंदी, चुंबकीय क्षेत्र डीज के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र डीज के अंदर एक बल आरोपित करता है, जिसके कारण आवेश अर्धवृत्तीय पथ पर गति करता है, अर्धवृत्तीय पथ पर गति करता है। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा, दोलित्र का आवृत्ति इस प्रकार से सेट किया जाता है कि, दोलित्र का आवृत्ति इस प्रकार से सेट किया जाता है कि आधा वृत्त पूर्ण होने के पश्चात उस दोलित्र का ध्रुवीयता परिवर्तित हो जाता है, ध्रुवीयता परिवर्तित हो जाता है। फुल स्टॉप। यह आवेश को त्वरित करने के लिए उत्तरदायी है, यह आवेश को त्वरित करने के लिए उत्तरदायी है। एक तो इतना बात लिख देना, ठीक है। ये वाला बात मैथमेटिकली जो है वर्किंग में ही लिखना है, बात समझ रहे हो ना। जो बात हम पहले आपको सिखाए हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले तो इसको आप लिख लो, ये वाला चीज़ का हिंदी कर लेना अपना, इसके बाद इसका पहले लिख लो। तो अब क्या करना है,
फॉर, फिर से वही चीज़ जो हम लिखे हैं इससे पहले, फॉर अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। अगर आप पहले लिख चुके हो तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी उतार देना। तो टाइम पीरियड के लिए क्या फार्मूला था, टाइम पीरियड जो निकाले थे आपको याद होगा, टाइम पीरियड जो हम निकाले थे 2πm डिवाइड बाई QB, ऐसा करके फॉर्मूला आया था, है ना, ऐसा ही आया था। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको लिखना है, फ्रीक्वेंसी का भी वहाँ पर लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या आ गया था, QB डिवाइड बाई 2πm, ये बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको इतना बात लिखना है, क्लियर है बात। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट वाले पॉइंट पे, उपयोग पे, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है, हम जो लिमिटेड जो क्षेत्र है उस पर हम बता दिए, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर 2-3 पेज का आंसर होगा, दिक्कत है। तो पहला हम प्रयोग लिखे हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स का जो स्टडी होता है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, जो जांच पड़ताल जो होता है, जांच जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मेडिकल का जो जांच होता है, मेडिकल जांच जो होता है, डायग्नोसिस जो होता है उसमें किया जाता है। और सिंथेसाइज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को संश्लेषित करने के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने हिसाब से भी नोट्स बना सकते हो। हम तो एक खाली सिंबल दिए हैं कि इस तरह से बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, हम तो कहेंगे। और उस तरह से उसको पूरा अच्छा से तैयार कर लीजिए, ताकि जब बोर्ड में यही चीज़ अगर आपके सामने पूछा जाए तो इसका जवाब जो है आप प्रॉपर दे सको, ठीक है। तो आज का कहानी जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में और भी महत्वपूर्ण बात जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का भी क्लास जो था बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग बायोट सावर्ट लॉ, यानी जो चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे थे, इसको अब चार्ज पार्टिकल का कहानी जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे, जो ओस्टर्ड साहब ने प्रयोग किया था, अब उस पर आएंगे। हम लोगों ने अभी तक जितना बात किया है वो सबका सब क्या चीज़ पर था, सारा का सारा बात जो था वो किसके आधार पर था, तो चार्ज पार्टिकल को फेंकने के आधार पर था, क्लियर है। तो अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन को लेकर के आएंगे। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट रखिए, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं।